राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीओसी कक्षा में। और अब हम शुरू कर रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा इससे पहले जो हमने पहला लेक्चर पढ़ा है, जैसे अगर पहले लेक्चर की बात करें तो ये पहला लेक्चर में हमने जनरल इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा, जहां पर लेक्चर 1 में हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो ये मैंने पूरा का पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इंट्रोडक्शंस तुम्हें बताया पहले लेक्चर में। और अब शुरू कर रहे हैं सेकेंड लेक्चर अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैं बोल रहा हूं बेटा, वैसे तो यहां पर अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो अपने पास 10-12 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इस वाले लेक्चर में जो सेकंड लेक्चर हमारा बनने जा रहा है या होने जा रहा है, इसमें हम केवल 3 ही फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और सारे बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे, फिर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस यहां से नहीं छूटने वाला। तो देखिएगा बेटा, वो 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। देखो इन्हीं 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको ईसी से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ठीक। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, या फिर इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं, ओएस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। और तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है अपने पास, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, या फिर ट्रांजिशन मेटल हम बात करेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन मेटल बोल सकते हैं, ठीक है। इन 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके, काफी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक डालेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये सबसे पहला टॉपिक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो सारे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब तो समझ लेते होंगे, क्योंकि हम क्लास 11th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, अहबाउ प्रिंसिपल में, ठीक है ना, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक। अब हम वहां पर क्या पढ़ते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक, इसका मतलब समझते हैं पहले, बेसिक सा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, अरेंजमेंट। इस तरह से हम बात कर रहे हैं, यानी कि सिंपल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होगा, ठीक है ना। जैसे अहबाउ प्रिंसिपल हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या पढ़ाया जाता है, अहबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटा अपने पास कि इलेक्ट्रॉन्स का हमें अरेंजमेंट करना है फ्रॉम लोअर एनर्जी सबशेल से हायर एनर्जी सबशेल, तो वही अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है। लेकिन ये तो हमने बेसिक सा टॉपिक हमने उसमें पढ़ लिया था 11th क्लास में। यहां पर हम सीधा डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट और स्टार पॉइंट ये है कि यहां पर ये पूछा जाता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, और वो मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में भी बताया है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस डी ब्लॉक का वो क्या होता है, n-1 डी 1 से लेकर 10 और ns 1 से लेकर 2, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है बेटा, ठीक है ना। n का मतलब तुम्हें पता है, मैंने n का मतलब बताया है कि ये n का मतलब नंबर ऑफ पीरियड या फिर नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ पीरियड या फिर नंबर ऑफ शेल या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट, क्योंकि शेल को ही ऑर्बिट कहते हैं, और जिस पीरियड में होगा उतनी शेल होंगी और उतना ऑर्बिट हमें वहां पर देखने को मिलेगा एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला पॉइंट यहां पर याद रखना है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस डी ब्लॉक का। दूसरी बात हम ये बात याद ये चीज रखनी है कि n का मतलब अगर मैं बोलूं, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पर n में क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ पीरियड है। अगर मैं 4th पीरियड की बात करता हूं, किसकी बात करते हैं, 4th पीरियड के बारे में बात, तो 4th पीरियड में n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। अगर मैं देखूं यहां पर देखिएगा, यहां पर ये 4th पीरियड है, ये 4th पीरियड है, n की वैल्यू 4, ये 5th पीरियड में n की वैल्यू 5, 6th पीरियड में n की वैल्यू 6, 7th पीरियड में n की वैल्यू 7, ठीक है ना। तो अगर मैं इस 4th पीरियड की बात कर रहा हूं और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उसको रख के देख रहा हूं, जैसे इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये वाला जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है,
इसमें 4 रख के देख रहा हूं तो अपने पास क्या हो रहा है 4 माइनस 1 D 1 to 10 और यानी कि n की जगह पे हम 4 की बात कर रहे हैं 4 और s की जगह पे 1 से 2 ये s की पावर 1 से 2 इस तरह से हमारे पास है। अगर मैं बात कर रहा हूं 4 में से 1 गया तो क्या बचा बेटा 3D यानी 3D 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन्स और ये 4s 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि इसीलिए मैंने बोला है यहां पर बेटा कि जहां पर हमारे पास 4th पीरियड होगा वहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है, इस वजह से उसको क्या कहते हैं 3D सीरीज कहते हैं। जैसे मैंने यहां पर बताया फर्स्ट लेक्चर में भी बताया कि यहां पर इसको जैसे 4th पीरियड है तो इसको 3D सीरीज कह रहे हैं, तो वो ऐसे ही इसीलिए यहां पर 3D सीरीज कहते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है। इसके बारे में तो मैंने बता दिया तुम लोगों को जनरली, लेकिन हमारे पास अगर यहां पर हम देखें तो वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, हमारे पास 3D सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पर समझना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ 3D सीरीज यानी कि 4th पीरियड। और वो 3D सीरीज अपने पास क्या है हमें अच्छे से पता है। वो 3D सीरीज अपने पास क्या होने वाली है बेटा, वो 3D सीरीज अपने पास है साइंस टीचर वेरी क्रूवल मांगे फीस कॉपी नी कंप्लीट जाने दो। इस तरह से अपने पास क्या है ये 3D सीरीज है पूरी की पूरी, साइंस टीचर वेरी क्रूवल मांगे फीस कॉपी नी कंप्लीट जाने दो, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने पास ये 3D सीरीज है। ये मैंने पहले लेक्चर में भी याद करने का तरीका बता रखा है, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी हम याद कर सकते हैं, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानो। ये मैंने ट्रिक्स पहले वाले लेक्चर में बता दी थी तुम लोगों को, ठीक है। अब इनका एटॉमिक नंबर हम बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर हमें बहुत अच्छे से पता है 21 से लेकर यहां 30 पे खत्म होता है। इसका मतलब ये वाला होगा 22 23 24 25 ये 26 27 28 29 इस तरह से हमारे पास इनका अपने पास एटॉमिक नंबर आ गया है। अब मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कर रहा हूं, तो जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं बेटा तो क्या सारे के सारे 20 से ऊपर है 20 से ऊपर है ये सारे के सारे एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले मैं इससे पहले आने वाली नोबेल गैस को लिख लेता हूं आर्गन, ठीक है, जो कि 18 पे आता है। तो वो आर्गन बेटा इसके साथ भी आएगा, वो आर्गन इसके साथ भी आएगा, सबके साथ ये आर्गन आएगा। यहां पर हम सबके साथ आर्गन लिख सकते हैं इस तरह से कि ये अपने पास आर्गन यहां सबके साथ लिख सकते हैं क्योंकि 18 पे आर्गन आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा ये 4s2। देखिए अगर मैं बोल रहा हूं आर्गन 18 पे है तो 4s2 20 हो गया। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन 21 है तो 21 का मतलब है कि लास्ट ऑफ 3D में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन 3D में चलेगा तो ये 3d1। अब जैसे ये 22 है देखो 4s यहां पर भी हम क्या लिखेंगे 4s2, लेकिन अगर 22 है तो 22 में क्या हो जाएगा 3d2। सेम टू सेम यहां पर भी हम क्या लिखने वाले हैं 4s2 और यहां पर क्या हो जाएगा 23 की जगह जो 23 है वहां पर d3 हो जाएगा 3d3। अच्छा ये 24 वाला एक्सेप्शन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले यहां नीचे वाले को लिख लेते हैं क्या, जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं 4s2 25 वाले के लिए 4s2 लास्ट में क्या हो जाएगा 3d5। 26 वाले के लिए भी लिखेंगे 4s2 3d6, ऐसे 27 वाले के भी लिखेंगे 4s2 3d7, है ना। तो ऐसे सारे बच्चे लिख सकते हैं अपने आप। 28 वाले के लिए क्या हो जाएगा 4s2 3d8। 29 वाला भी एक्सेप्शन है अपने पास, हमने जो है 11th वाले क्लास में पढ़ा था। ये 24 और 29 दोनों ही आपके पास एक्सेप्शन होते हैं। हम पहले इस लास्ट वाले को कर लेते हैं 30 वाला 4s2 और 3d10 इस तरह से। ये अपने पास ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से किसका 3D सीरीज का। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये 24 वाला अपने पास एक्सेप्शन है, ये 29 वाला एक्सेप्शन है, जिनके बारे में हम बात करते हैं कहां पर 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो वहां पर हम कैसे बारे में बात करते हैं कि किस तरह से एक्सेप्शन होता है यहां पर ये। अब बेटा जैसे इन सबके साथ 4s2, जैसे यहां पर 21 है तो 3d1, 22 है तो 3d2 हो रहा था, बाकी सबके साथ 4s2 था। लेकिन यहां पर ऐसा होना चाहिए था क्या
यहां पर ऐसा होना चाहिए था 4s और ये 3d इस तरह से, यानी कि होना क्या चाहिए था बेटा 4s2 होना चाहिए था और 3d 4 ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि ये s अपना एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, s अपना एक इलेक्ट्रॉन्स d को दे देता है, तो यहां पर 4s 1 हो जाता है और 3d 5 हो जाता है। वो क्यों देता है, क्योंकि इस d की हाफ फील्ड जो है ज्यादा स्टेबल होती है, तो हम बोलेंगे ये d ऑर्बिटल की हाफ फील्ड मोर स्टेबल है ना। हाफ फील्ड हमने पढ़ा है, ड्यू टू हाफ फील्ड, यहां पर इस तरह से लिख देंगे ड्यू टू हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल। ठीक है, ये d की क्या हो जाती है, यहां पर हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए यहां पर s अपना एक इलेक्ट्रॉन d को दे देता है। ठीक, ऐसे ही हमारे पास यहां पर भी क्या है कि यहां पर भी ऐसे ही होना चाहिए था बेटा 4s और ये 3d। ठीक है, यहां पर होना क्या चाहिए था 4s2 3d 9 ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, ये s अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है d को, तो s में रहता है 1 और 3d हो जाता है 10। देखो बेटा, कोई भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड में और फुल फील्ड में ज्यादा स्टेबल होती है, तो इस वजह से यहां पर हाफ फील्ड होने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था इसको, तो इसलिए s अपना एक इलेक्ट्रॉन d को दे देता है और उसको स्टेबल कर देता है। ऐसे ही जो है यहां पर जो है फुल फील्ड होने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो s जो है 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है 3d को और वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू इसका रीजन, जैसे इसका हाफ फील्ड है तो इसका रीजन क्या हो जाएगा फुल फील्ड, ड्यू टू फुल फील्ड कंडीशन इज मोस्ट स्टेबल बेटा, हम बात कर रहे हैं कि अगर हम हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल तो फुल फील्ड उससे भी ज्यादा स्टेबल, यानी कि दोनों ही अपने पास हाफ फील्ड, किसी भी शब्द शेल के हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो है ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो फुल फील्ड वाले को ज्यादा स्टेबल माना जाता है, हाफ फील्ड वाला उससे कम स्टेबल होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा क्या होता है स्टेबल, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। माना कि फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल है हाफ फील्ड से, लेकिन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में ये दोनों ही स्टेबल हमारे पास मानी जाती है। तो ये यहां पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है 3D का, जहां पर हमने दो एक्सेप्शन देखे 24 और 29। ऐसे बेटा अगर हम बात करें यहां पर एक और एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है प्लैटिनम, उसको भी याद रखना तुम लोग, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक में, वो भी एक्सेप्शन है। वो क्या हो जाएगा अपने पास इस तरह से 5d9 6s1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज 5d9 6s1, ये एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, प्लैटिनम की। तो इसको भी हमने याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये अपने पास, ये अपने पास क्या हो गया बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। इसको देख लीजिएगा, इसमें कोई डाउट है नहीं, तो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास दूसरी जो अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज है अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जिसको हम OS से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ON से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये अपने पास दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट को ये ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो यहां पर मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमने रिडॉक्स वाले चैप्टर 11th क्लास में भी पढ़ लिया था, लेकिन इस एक बार फिर से समझ लीजिएगा इसका मतलब क्या होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमने मतलब समझा, अब इसका भी मतलब समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर मैं बारे में बात करूं बेटा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है चार्ज परसेंट प्रेजेंट ऑन एटम इन कंबाइंड स्टेट। किसी भी एटम पे जो चार्ज परसेंट होगा
किसी भी एटम पे जो चार्ज परसेंट होगा कंबाइंड स्टेट में वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। जैसे अगर कोई मेटल वाला एटम होगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज परसेंट होगा, कोई नॉन मेटल वाला एटम जो होगा कंबाइंड स्टेट में किसी के साथ तो उसमें नेगेटिव चार्ज परसेंट होगा। जैसे हम एग्जांपल के बारे में बात, इसको थोड़ा सा एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल कि हम अब अगर बात करें कोई भी बात कर लेते हैं, जैसे KMnO4 है, KMnO4 ये एग्जांपल के बारे में बात करें तो यहां पर जो सेंटर एटम है मैग्नीज, ये मेटल है, तो इस मेटल पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना। तो हम यहां पर बात करें तो जब हमने रिडॉक्स में पढ़ा था कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1, इसका हम निकालेंगे X, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता -2, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -8, और जो पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज रहता है उसे इक्वल टू में लिख देते हैं =0, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल KMnO4 की अगर बात करें, पूरे कंपाउंड KMnO4 की अगर बात करें तो उसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि मतलब 0 चार्ज है तो =0 लिख दिया। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास +7, अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू +7, इसका मतलब यहां पर Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है, ठीक है ना। तो मैं यही बोल रहा हूं कि अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि जब कोई एटम कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होता, जब कोई एटम किसी भी एटम के साथ कंबाइंड स्टेट में होता है तब जो उस पे चार्ज परसेंट होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +7, लेकिन अगर वही बात करूं अगर सिंपल Mn होता इसके साथ कोई और जुड़ा नहीं होता तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है 0, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हम केवल कंबाइंड स्टेट में ही निकालते हैं, हमने रिडॉक्स वाले चैप्टर में काफी अच्छे से पढ़ा है, ठीक है बेटा। तो इतना सा तो मैंने तुम्हें इसके बारे में समझा दिया। अब दूसरी बात, एक बात याद रखना, क्योंकि हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट का हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट जो अपने पास हैं वो सारे के सारे मेटल हैं, ऑल आर मेटल, यानी कि सारे के सारे क्या है मेटल है। इसका मतलब यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, क्योंकि मैंने बोला है कि जो मेटल होता है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में आती है, तो यहां पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, सारे के सारे अगर मेटल हैं तो शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब कि सारे के सारे यहां पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। दूसरी बात और काफी इंपॉर्टेंट बात जो है यहां पर जो है स्टार वाली बात है कि जो हम यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की या फिर डी ब्लॉक मेटल्स की, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बेटा। इट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है बेटा कि एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाते हैं, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि ये एक से ज्यादा, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, एक ही एटम जो एक ही एलिमेंट जो है एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को दर्शाने की क्षमता रखता है, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि इट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, की ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल के बारे में यहां पर ढेर सारी बात करूंगा कि यहां पर कौन कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, लेकिन क्यों दिखाते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका जो रीजन है, इसका रीजन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रीजन भी स्टार पॉइंट वाला रीजन है, क्योंकि अगर मैं बात करूं यहां पर ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखा रहे हैं। अब इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वहीं से इसका आंसर निकलने वाला है n-1 d 1 से लेकर 10 एंड n-s1 to 2, ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो यहां पर दो सबशेल अपने पास, एक तो d सबशेल है, दूसरी s सबशेल है, तो इन दोनों की एनर्जी लगभग सेम होती है, इन दोनों की एनर्जी क्या होती है नियरली सेम होती है या फिर लगभग सेम होती है या फिर स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, तो हम लगभग सेम एनर्जी मानते हैं। तो तब दोनों ही ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, यानी केमिकल बॉन्ड दोनों के ही इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, यानी s के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, d के इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्ड में पार्टिसिपेशन करेंगे, तो दोनों से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं फिर s से भी और d से भी, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है सेम है ना, इन दोनों की एनर्जी क्या होगी नियरली सेम है, बोथ हैविंग सेम एनर्जी या नियरली सेम एनर्जी, बोथ
ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी, हैविंग नियरली सेम एनर्जी, दोनों ही ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सेम है। लगभग दोनों ऑर्बिटल की अगर एनर्जी की बारे में बात करें तो इनकी एनर्जी लगभग क्या है बेटा, दोनों ही की एनर्जी क्या होगी अपने पास, सेम होगी। ठीक है, यहां पर जो है लगभग दोनों की एनर्जी सेम है, तो दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सेम। देन बोथ टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, तब दोनों ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इस वजह से इनकी क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर तुमसे यह सवाल पूछा जाए कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर देंगे, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा कि देयर इज n-1d एंड ns ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी क्या होती है, नियरली सेम, या फिर स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। तो दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसलिए दोनों से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और दोनों से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं S से भी और D से भी, तब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसी चीज को यहां पर आगे समझते हैं। और बेटा अब अगर हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, तो उसको हम 3D से समझते हैं, और 3D हम बात करेंगे 3D सीरीज से समझेंगे इस बात को। ठीक है ना, कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से दिखा रहे हैं, वो 3D सीरीज को हम यहां पर बना के देखेंगे, या फिर नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं 3D सीरीज को कि किस तरह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, उस चीज को हम समझ रहे हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पेज पे अगर हम चलेंगे तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, यहां पर अपने पास है बेटा 3D सीरीज। ठीक है, ये 3D सीरीज अपने पास, और 3D सीरीज हमने देख भी लिया अभी अपने पास, जिसको हम अगर बात करें 3D सीरीज या फिर फोर्थ पीरियड हम कह रहे हैं, तो अगर उस 3D सीरीज के यानी फोर्थ पीरियड की बात करें तो वहां पर जो एलिमेंट्स अपने पास है वो क्या है बेटा, साइंस टीचर वेरी क्रूवल, मांगे फीस, कॉपी नी, कंप्लीट जाने दो। ठीक है ना, यहां पर इसका एटॉमिक नंबर 21 है। ठीक, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, इस तरह से। ठीक है ना बेटा, हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने अच्छे से देखा है, इनका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, यानी कि ये मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। इस वाले इसको टेबल से समझ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन तो हमने बोला कि भाई आर्गन तो आ ही रहा है सबके साथ। ठीक है, ये आर्गन 18 पे सबके साथ, इसके साथ भी आर्गन आएगा, इसके साथ भी आर्गन आएगा। हमने अभी देखा बेटा जैसे इन सबके साथ आर्गन आ रहा था, तो यहां पर आर्गन सबके साथ आएगा। ठीक है, यहां पर आर्गन सबके साथ आएगा, ये चीज। अब हम बात कर रहे थे कि 18 पे आर्गन तो आया, लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो हम बोल रहे थे 4s2, ऐसे लिख रहे थे ना बेटा कि 4s2 और 3d1। हम इसको 4s2 को अंदर भी लिख सकते हैं और इस 4s2 को बाहर भी लिख सकते हैं, यानी कि 3d को अंदर और 4s2 को बाहर। वो इसलिए ये ऐसे भी लिखो तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 4s को अगर हम बाहर लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम दिखाते हैं कि 4 वाली जो ऑर्बिट है वो बाहर प्रेजेंट होती है, ठीक, और 3 वाली ऑर्बिट अंदर प्रेजेंट होती है। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो और इसको बदल के तुम ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि लिखने का तरीका दोनों ही है, कोई गलत नहीं है। यानी 4s को हम बाहर भी लिख सकते हैं ऐसा, यानी कि पहले लिख दिया 3d1 और ये लिख दिया 4s2। वो लिखने का तरीका ये है कि 4 को हम दिखा रहे हैं कि वो बाहर वाली शेल है या बाहर वाली ऑर्बिट है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिट से जाएगा यहां पर, यानी कि 4s से सबसे पहला इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 3d2 4s2, ठीक, ये 3d3 23 4s2, ठीक, ये 24 का बस एक्सेप्शन था, तो यहां पर 3d5 और 4s1 हमने देखा अभी। ये अपने पास क्या हो जाएगा 3d5 4s2, ये अपने पास 3d6, ये आयरन है 3d6 4s2, यहां पर कोबाल्ट 3d7 4s2, ठीक, निकेल 3d8 4s2,
और कॉपर की अगर बात करें तो ये भी एक्सेप्शन था, यहां पर 3d9 की जगह 3d10 और 4s2 की जगह 4s1, और ऐसे ही जिंक की अगर बात करें तो ये 3d10 और 4s2। इस तरह से अपने पास हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर समझते हैं तो हम ऑर्बिटल यहां पर बना के देख लेते हैं, या फिर ऑर्बिटल बना के देख लेते हैं, और ऑर्बिटल से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला ये 3D है, तो 3D अगर हम बात करें तो 3D सबशेल जो है उसकी 5 ऑर्बिटल होती हैं। तो ये 3D हम बना रहे हैं यहां पर 3D, इसके 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 इस तरह से, और ये 4s, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी अगर बात करें, इसका भी ये D 1 2 3 4 5, और ये इस तरह से। ये बनाने का मकसद ये है कि हमें काफी अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो यहां पर अगर बात करें, ये D मैंने बनाया 5 डब्बे D के इस तरह से, ये 4s, ये 3D, ये 4s, यहां पर भी मैंने बनाया ये इस तरह से 3D, ये 4s, ठीक है। यहां पर भी बना रहा हूं ये 3D इस तरह से 4s, ठीक है। सब में ऐसे डब्बे बना के मैं समझा देता हूं बच्चों, ताकि तुम्हें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे, ठीक है। और कभी तुम भूलो ना इस चीज को कि भाई ये हो कैसे रहा है ना। अच्छे से समझ में आ जाएगा, दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, तो फिर भूलोगे नहीं आसानी से इन चीजों को। ये मैंने डी के बना दिए हैं पूरे के पूरे, और एस के भी बना दिए हैं पूरे पूरे, है ना। ये सारे के सारे क्या है 3D, ये 4s, ये 3D 4s, ठीक है। 3D 4s इसमें लिख लेंगे 3D 4s इस तरह से, 3D 4s, इन सब में लिख रहे 3D 4s इस तरह से, है ना बेटा। अब हम इसके इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं इसके अंदर। जैसे यहां पर अगर बात करें तो D में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो D में 1 इलेक्ट्रॉन्स, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से बात कर रहे हैं। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, D में 1 2, और फिर S में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। D में 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, S में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक। D के 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, और S में 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से। D के 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, और S में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2। यहां पर D में 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, और इस तरह से पेयरिंग फिर 6, और यहां पर S के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 4s के। यहां पर 3D में 7 इलेक्ट्रॉन, तो पहले हर एक डब्बे में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, फिर 6 और 7, और 4s में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही D के 8 वाली कंडीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। और अगर मैं ऐसी बात कर रहा हूं 4s में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है बेटा। D में पहले 1 इलेक्ट्रॉन सब हर एक ऑर्बिटल में जाएगा, फिर पेयरिंग होगी। ये कौन कहता है? ये हुन्स रूल कहता है कि जब तक हर एक ऑर्बिटल को 1 इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता तब तक पेयरिंग नहीं होगी। तो इसलिए हम पहले, जैसे D में अगर मैंने बोला 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने, तो पहले 5 सब में 1 करके, फिर छठा इलेक्ट्रॉन तब हम पेयरिंग करेंगे जब सब में 1 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में हुन्स रूल पढ़ाया जाता है, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं यहां पर 3D7, तो पहले 5 मैंने भरा, सब में 1 फिर इसमें पेयरिंग, फिर इसमें पेयरिंग, तो 7 इलेक्ट्रॉन। ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन्स, पहले सब में 1 फिर पेयरिंग, ठीक है। ऐसे अब ये 3D10 है, तो पहले सब में 1 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, और पेयरिंग 6 7 8 9 10। 4s में 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिया। अब ये 3D10 1 2 3 4 5, अब पेयरिंग 6 7 8 9 10, और यहां पर 4s2। तो ये यहां पर हमने इसका अरेंजमेंट भी देख दिया, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी देख लिया, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे? ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। क्या लिख सकते हैं बेटा? ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, ठीक है। अब ये तो हमने यहां पर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देख लिया। अब तीसरे या फिर नेक्स्ट जो डब्बा हम बनाएंगे, नेक्स्ट कॉर्नर बनाएंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कि किस तरह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर दिखा रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। और हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं,
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। और किस तरह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, अभी तुम्हें सारी चीजें समझ में आने वाली है बेटा। देखो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं स्कैंडियम की, तो 3d1 है और 4s2, यानी कि 3d में 1 इलेक्ट्रॉन और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले अगर s के बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे पहले अगर s के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो सबसे पहले ये 4s के निकलेंगे। सब में बेटा सबसे पहले s के इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं क्योंकि वो बाहर रहते हैं। उसके बाद d के, जब s के सारे निकल गए तब d के निकलना शुरू होता है। तो सबसे पहले s के अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो यहां पर स्कैंडियम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, अगर s में 2 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन s के निकल गए तो स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और उसके साथ अगर एक d का भी निकल गया तो फिर +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा। इसका मतलब +2 से लेकर +3, यानी कि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है स्कैंडियम शो कर रहा है। लेकिन यहां से जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके बाद जो ये स्कैंडियम अगर बात करें 1 इलेक्ट्रॉन इसके डी में है, तो वो डी भी आसानी से अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवा देता है, क्योंकि उसके बाद वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, आर्गन वाली यानी नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। तो s के इलेक्ट्रॉन देने के साथ साथ वो जल्दी से जल्दी अपना d का इलेक्ट्रॉन्स भी दे देता है। तो उसकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी +3, ये ज्यादा रिपीट करता है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि ये +2 वाली जो है कमी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ये +2 वाली जो है रियरली एग्जिस्ट या फिर रियरली शो करता है ये +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा बेटा, रियरली, मैं यहां पर लिख लेता हूं, रियरली शो करेगा +2 वाली, ज्यादातर किसको शो करेगा, +3 को। तो यहां पर इस बात को याद रख लेना, स्कैंडियम का क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि स्कैंडियम जो है जनरली कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है या फिर कॉमनली कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो वो +3 को ही जनरली या कॉमनली शो करता है। यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली जो है वो रेयरली शो करता है, ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि +2 और 1 इलेक्ट्रॉन दर से तो वो स्टेबल हो जाता है +3 में, इसलिए वो ज्यादातर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को ही शो करता है। ठीक, ऐसे अगर हम बात करें, अब तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अगर मैं टाइटेनियम की बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन s में है और 2 इलेक्ट्रॉन d में है। तो पहले s से निकलेंगे तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +2। ठीक, और फिर ये दो जो अनपेयर्ड हैं ये दोनों ही अगर इधर से निकल गए तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट, +4, है ना। यानी कि ये +2 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ऐसे यहां पर अगर बात करें वेनेडियम की, तो वेनेडियम क्या है, ये 4s से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो +2 से, कहां से, ये 3 इलेक्ट्रॉन d से भी निकल गए तो 2 इधर से और 3 इधर से, कितना जाएगा मैक्सिमम +5, ठीक है ना। यहां पर यानी +2 से मैक्सिमम +5 तक जाएगा। यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर अब s में क्या है, इस बात को याद, ध्यान से सुनो बेटा इस बात को कि यहां पर s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पर +1, क्योंकि अगर s से 1 इलेक्ट्रॉन गया तो +1, और ये 5 इलेक्ट्रॉन किस में है, d में है। तो वो d के भी अगर पांचों के पांचों चले गए तो +1 से लेकर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा क्रोमियम। ऐसे हम बात करें इस मैग्नीज की, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो +2 अगर 2 के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी s के इलेक्ट्रॉन 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल बॉन्ड में। उसके बाद d के भी अगर पार्टिसिपेट करें तो 5 d में है, तो कितने हो जाएंगे, +7, क्योंकि 2 इधर से और 5 इधर से, तो +7 इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर। दूसरी बात अगर बात करें, यहां पर अगर बात करें आयरन की, तो ये 2 इधर से निकालेगा +2, और d के ये सारे नहीं छोड़ेगा। d के देखो इस बात को याद रखना बेटा, 2 तो s के दे दिए, उसके बाद d के देगा, और d के केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को देगा जो अनपेयर्ड है, जैसे एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी इस पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि पेयरिंग वाली ज्यादा स्टेबल होता है, ये अनपेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन देगा ये वाले। तो 2 तो इधर से दे दिए और 4 इस d से दिए, तो कितने हो गए टोटल, +6, ठीक है ना। यानी कि 2 से लेकर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूं यहां पर अगर बात करें किसकी, कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट के बारे में अगर बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, 4s से, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर अनपेयर्ड वाले कितने हैं, d, 1, 2, 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन फिर जाएंगे यहां से, तो ये टोटल 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी +2 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही यहां पर निकेल की बात करें तो निकेल में देखो बेटा 4s के अगर इलेक्ट्रॉन गए तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां पर अनपेयर्ड क्या है, 1
और 2, ये 2 वाले जाएंगे तो अपने पास ये क्या दिखाएगा, 2 और चले जाएंगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ऐसे यहां पर बात करें, यहां पर इस बात को इंपॉर्टेंट याद रखना, यहां कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर का अगर यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां पर तो सारे पेयर हैं, लेकिन फिर भी कॉपर जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देता है और वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। ये कॉपर काफी इंपॉर्टेंट है, ये +2। और लास्ट अगर मैं बात करूं इस जिंक की अगर बात करें तो यहां पर केवल 4 s के ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, डी के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, है ना, नॉट टेक पार्ट, नॉट पार्टिसिपेट इस तरह से सिपेट इन बॉन्डिंग, ठीक है। ये डी ऑर्बिटल के जो है, ये डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्योंकि सारे के सारे पेयर हैं और सारे के सारे स्टेबल अपने पास हो जा रहे हैं, ठीक है ना, कंप्लीटली फील्ड है और ये ज्यादा स्टेबल मानी जाती है, इसलिए ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती है। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ पर कॉपर क्यों अपना, फिर यहाँ पर कॉपर के साथ भी जो है सारे के सारे पेयर्ड हैं, ये भी तो ज्यादा स्टेबल है, लेकिन ये फिर भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करता है, तो उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा तुम्हें कि क्यों शो कर रहा है। क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी से, ठीक है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, इसलिए वो दे देता है एक इलेक्ट्रॉन। उसको हम समझेंगे अभी क्यों दे रहा है ऐसा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर बात करें तो ये हमने यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया है, यानी कि स्कैंडियम से लेकर, अगर जिंक की बात करें, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की अगर बात करें तो यहां पर हमने सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिए। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखा रहे हैं। किस तरह से अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाते हैं, जो मैंने बोला कि जैसे स्कैंडियम है तो स्कैंडियम +2 भी दिखा रहा है और +3 भी दिखा रहा है। ऐसे टाइटेनियम की अगर बात करें तो +2 से लेकर +4, यानी कि +2 +3 +4। ऐसे अगर वेनेडियम की बात करें तो +2 से लेकर +5। ऐसे क्रोमियम की बात करें +1 से लेकर +6। मैग्नीज की बात करें +2 से लेकर +7। आयरन की बात करें +2 से लेकर +6। कोबाल्ट की बात करें +2 से लेकर +5। निकल की बात करें +2 से लेकर +4, ठीक है। और कॉपर की बात करें +2 एंड +1 और +2 शो करेगा। लेकिन अगर बात करें लास्ट में, ये जिंक ओनली शो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +2, सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता ये जिंक। या फिर ये है, या फिर जिंक की जो पूरी की पूरी अपने पास ग्रुप है, यानी कि जो पूरा का पूरा 12 ग्रुप है, 12 ग्रुप अपने पास क्या है बेटा, जान चंडीगढ़ होगी, ठीक है। ये वाला जो है अपने पास केवल और केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं, जैसे Zn+2 है ना, Zn+2, कैडमियम +2, मरकरी +2, ये केवल इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब अगर मैं बात करूं, जैसे Zn का क्या है अपने पास 3d10 हो गया स्टेबल, इसका हो जाता है 4d10, इसका हो जाता है 5d10, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जो है केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उसके अलावा बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। उसका कारण ये है कि इसकी डी फुल फीड होती है, कंप्लीटली फीड होती है और ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है ना बेटा, कंप्लीट फीड, ठीक है। अब हम बात आगे करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं यहां पर देखूं तो वो चीज ये है कि यहां पर ये मैग्नीज, ठीक है ना, तो मैग्नीज क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अगर यहां देखें +3 +4 +5 +6 +7, बाकी यहां पर सब देखें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है, +7 तक, वो मैग्नीज शो करता है +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि 3D सीरीज में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है, वो मैग्नीज है। तो यहां पर हम लिख देंगे शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैग्नीज क्या करता है बेटा, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और क्रोमियम देखो, उसके बाद क्रोमियम +6 तक, आयरन +6 तक, इस तरह से, है ना। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है, वो मैग्नीज कर रहा है +2 से लेकर +7 तक। अब एक बात याद रखना, अगर मैग्नीज +2 और +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं
ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, लेकिन ये केवल और केवल किसके साथ शो करेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी मैक्सिमम यानी +7 तक किसके साथ जाएगा, है ना? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है ओनली विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ये ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अगर मैं बात करूं वहां पर ऑक्सीजन का कंपाउंड, तो ऑक्सीजन के साथ ये बनाता बेटा जैसे Mn2O7, ठीक? या फिर हम KMnO4 की बात करें, जैसे हमने अभी KMnO4 देखा। यहां पर अगर बात करें, यहां पीछे वाले पेज में अगर देखें तो यहां पर देखो KMnO4 है, तो यहां पर ऑक्सीजन के साथ है, तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है +7, ठीक है? आगे बात कर रहे हैं कि यहां पर जैसे इसमें भी अगर देखेंगे तो यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? +7 आएगी। और दूसरी हम बात करें तो यहां पर ये MnF4 ना, यानी कि फ्लोरीन के साथ ये 4 ही बॉन्ड बनाता है इस तरह से। तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7, तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगी। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है कि मैं ये बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही ये क्या कर रहा है? अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, बाकी किसी और एलिमेंट के साथ ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा। वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या होते हैं बेटा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है ना? ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या होते हैं? बिकॉज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, यहां पर ऊपर मैं इसको एरो बना के लिख लेता हूं, बिकॉज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, EN, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको बादलों के अंदर मैंने बंद कर दिया है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। अगर तुमसे पूछे कि मैग्नीज जो है अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किस एटम के साथ शो करेगा, तो वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही है, और वहां पर भी ऑक्सीजन के साथ वो +7 कर रहा है और फ्लोरीन के साथ +4 कर रहा है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन अपने पास क्या है? डबल बॉन्ड बनाता है मैग्नीज के साथ, है ना? ये क्या करता है बेटा? डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, और जबकि फ्लोरीन क्या करता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना? तो यहां पर ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक चले जाता है, और ये जो फ्लोरीन है वो केवल और केवल सिंगल ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो +4 ही तक जा पाता है। तो ये बात याद रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। मैंने स्टार लगा दिया। पूछता है कि भाई जो 3D सीरीज है उसमें से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है? तो हमारा जवाब होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा मैग्नीज शो करेगा, ठीक? कहां से कहां तक? +2 से लेकर +7 तक। और किसके साथ करेगा? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, ठीक है? ऑक्सीजन के साथ +7, फ्लोरीन के साथ +4, ठीक? ऑक्सीजन के साथ +7 तक इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड बना रहा है, फ्लोरीन के साथ +4 तक ही इसलिए क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना रहा है। केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही क्यों कर रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या होते हैं? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए इन्हीं के साथ ये अपना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है मैग्नीज। या फिर कोई भी यहां पर अगर बात करें, क्रोमियम जो है +6 कर रहे हैं, या फिर आयरन अगर +6 कर रहा है, तो ये अपने कोई भी मेटल अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट केवल ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ ही दिखाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये बात याद रख लेना बेटा। अब हम थोड़ा सा यहां पर कॉपर के बारे में बात कर लेते हैं। ये कॉपर के बारे में बात वो नेक्स्ट वाले पेज में बात करेंगे। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर। ये कॉपर वाला काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कॉपर वाला काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां पर कॉपर अपने पास है 29 एटॉमिक नंबर है इसका, ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, +1 और +2। और +2 वाली, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, ये +2 वाली में ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना? +2 वाली ऑक्सीडेशन में मोर स्टेबल, ठीक है, इन एक्वस मीडियम। +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है कि कॉपर जो होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्वस मीडियम में क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू +1 वाली। वो इसलिए क्योंकि ये +2 वाले अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं तो ये ज्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसके हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, किससे?
आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, बिकॉज, या फिर हम ये ऐसे लिख सकते हैं ड्यू टू मोर हाइड्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोर हाइड्रेशन एंथैल्पी देन आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसकी जो है हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी से। इस बात को मैं फिर से बादलों में बांध रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट बात है। ये पूछा जाता है कि कॉपर अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है एक्वस मीडियम में, क्यों? तो उसका एक ही जवाब होता है कि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी तो समझते होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी लगती है, वही हमारे पास क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी होता है या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? हाइड्रेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों हमने 11th क्लास में पढ़े हैं, तो उसको समझ लेते हैं कि अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर ये कॉपर यहां से कहां जा रहा है? कॉपर +1, और यहां से अगर मैं बात करूं +1 जा रहा है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। और कॉपर +2 जा रहा है तो इसका मतलब है कि यहां से इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, ठीक है। अब अगर इस कॉपर +1 की बात करें या फिर कॉपर +2 की बात करें, ठीक, तो यहां पर से अगर बात करें कॉपर +1, तो ये अपने पास कॉपर +1 है और ये अपने पास क्या है बेटा? कॉपर +2, ठीक है। अब इन दोनों में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे है? कॉपर पे है। कॉपर +2 पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसका Z इफेक्ट यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो फिर प्रोटॉन का इफेक्ट बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट बढ़ जाएगा, जिसको हम जेड इफेक्ट बोलते हैं। जब जेड इफेक्ट बढ़ता है तो साइज हो जाती है इसकी छोटी। मान लीजिए इस कॉपर की साइज अपने पास, अगर मैं बोलूं इस कॉपर +1 वाले की जो साइज है मान लीजिए इतनी है, ठीक है, और इस कॉपर +2 वाले की साइज हो जाएगी इससे भी छोटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा, इसकी साइज इससे भी छोटी हो गई, ठीक। अब वाटर मॉलिक्यूल अगर आएंगे, H2O मॉलिक्यूल्स अगर आएंगे, तो यहां पर H2O मॉलिक्यूल्स जो बड़ी साइज है उस पे न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन या फिर न्यूक्लियर पावर जो है वो कम होगी, और इस पे न्यूक्लियर पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहां पर भी H2O का मॉलिक्यूल्स मैं बोल रहा हूं, ठीक है, यहां पर ये लोन पेयर प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन के ऊपर, लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये ऑक्सीजन के यहां पर कम पॉजिटिव है, तो ये लोन पेयर यानी कि यहां पर कम पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर न्यूक्लियर इफेक्ट क्या है या फिर न्यूक्लियर जेड इफेक्ट, न्यूक्लियर पावर कम है, तो ये कम वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचता है, ठीक। जबकि यहां पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो ज्यादा पॉजिटिव यानी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ठीक, तो ये ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचता है, तो इसने ये ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींचे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को ज्यादा खींच लेता है। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल्स, इसने बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच लिया है, ठीक, और इसने केवल कम ही वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींचे, ठीक। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ ऐसे इस तरह से जुड़ते हैं बेटा, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहा है ऐसे जुड़ रहा है, तो जब यहां पर कम वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, जब मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो जितने मॉलिक्यूल जुड़ेंगे उतनी एनर्जी यहां से निकलेगी, जितने मॉलिक्यूल जुड़ेंगे उतनी एनर्जी निकलेगी, तो यहां पर कम एनर्जी निकल रही है, तो यहां पर जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है, हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है? यहां पर हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होगी? लो। जबकि यहां पर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा निकल रहे हैं, तो यहां पर हाइड्रेशन इंथैल्पी, ठीक है, हाइड्रेशन इंथैल्पी यहां पर क्या होगी? ज्यादा हाइड्रेशन इंथैल्पी होगी, यानी कि जहां से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं और ज्यादा एनर्जी निकली है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? इस वजह से हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, यानी कि ज्यादा एनर्जी यहां से निकल रही है, यहां से एनर्जी ज्यादा निकल रही है, तो ये वाला जो कंपाउंड है या फिर ये वाला जो अपने पास है ये मोर स्टेबल हो जाता है, मोर स्टेबल, ठीक है। और इसका जो स्टेबल वाला कंटेंट जो बनता है इस तरह से अपने पास कंपाउंड, जो मोर स्टेबल कंपाउंड बनता है वो बनता है इस तरह से CuSO4.5H2, इस तरह से, है ना। तो ये काफी ज्यादा स्टेबल है। यहां पर अगर देखिए CuSO4, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आ रही है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, ठीक है ना। तो इस वाली कंडीशन में ये क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहां से हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निकली है, इस मॉलिक्यूल्स को बनने के लिए जो है ज्यादा एनर्जी निकली है, और जब ज्यादा एनर्जी निकलती है
तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है किसी मॉलिक्यूल्स को बनने में, तो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है बेटा, तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई +1 कॉपर का और +2 वाली कॉपर की बात अगर करें तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 वाली है, वो भी एक्वस मीडियम में। इसीलिए मैं यहां पर जब तुम्हें बता रहा था बेटा, यहां पर अगर बात बता रहा था मैं, तो वो यही था कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर देता है आसानी से एक्वस मीडियम में, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी के कंपैरेटिवली। ठीक है ना, तो ये वाली बात काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बात समझ में आई सारे बच्चों को। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ेंगे। देखो बेटा, हमने 2 टॉपिक तो कंप्लीट। बेटा आगे बढ़ने से पहले या नेक्स्ट प्रॉपर्टीज से पहले मैं थोड़ा सा यहां पर ये बता देता हूं कि इस का नाम अपने पास क्या होता है, इसका केमिकल नेम अपने पास क्या होता है इस कंपाउंड का। इस कंपाउंड का केमिकल नेम होता है बेटा, ये CuSO4 5H2O है, तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसका केमिकल नेम होता है। क्या होता है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम है। 5 वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है, और इसको कॉमन नेम भी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कॉमन नेम, वो है ब्लू विट्रियोल। ठीक है, ब्लू विट्रियोल इसका केमिकल नेम है, कॉमन नेम है। ये इसका कॉमन नेम भी है, कॉमन नेम। ठीक है, कॉमनली हम इसको क्या कहते हैं, ब्लू विट्रियोल के नाम से जानते हैं। वैसे इसका केमिकल नेम क्या है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अब ये ब्लू विट्रियोल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्लू कलर का होता है बेटा, तो इसलिए यहाँ पर जो कॉपर 2+ है ना, कॉपर 2+ ब्लू कलर का होता है। ये ब्लू कलर के इसके क्रिस्टल्स में मिलते हैं कॉपर के, और कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशंस होता है वो भी ब्लू कलर का होता है, आपने देखा होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये बातें समझ में आई कि किस तरह से हमारे पास कॉपर +1 कॉपर +2 जो है, कॉपर +1 से ज्यादा स्टेबल कॉपर +2 क्यों है, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है और इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम। अब ये थोड़ा सा समझते हैं कि ये हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, थोड़ा सा इस पे भी गौर कर लेते हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है बेटा। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी की अगर बात करें तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब होता है बेटा एनर्जी। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। ठीक है, तो हाइड्रेशन मतलब वाटर का एडिशन, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन, H2O मॉलिक्यूल्स का एडिशन। मॉलिक्यूल्स का जब एडिशन होता है, हाइड्रेशन का मतलब एडिशन। ठीक है ना, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होने पर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। ठीक है, यानी कि जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को जुड़ने पर जितनी एनर्जी रिलीज होती है किसी मॉलिक्यूल से, या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स के जुड़ने पर किसी कंपाउंड से जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी सिंपल हम क्या बोल देंगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स इज एडेड टू फॉर्म अ कंपाउंड्स। ठीक है ना, तो ये बात हमारे पास है। तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल कम जुड़ रहे हैं तो कम हाइड्रेशन एनर्जी है, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी है। ठीक है बेटा, तो यानी कि जब ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो एक स्टेबल कंपाउंड बनता है, क्योंकि जितने ज्यादा एनर्जी निकलती है बनते समय, किसी मॉलिक्यूल में जितनी ज्यादा एनर्जी निकलती है उसको तोड़ने के लिए भी उतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए Cu2+ जो है एक्वस मीडियम में ज्यादा स्टेबल माना जाता है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी समझ गया ना, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज द रिलीज व्हेन वाटर मॉलिक्यूल एडेड टू एन एटम टू फॉर्म अ कंपाउंड्स, कि जब कोई वाटर मॉलिक्यूल्स किसी एटम के साथ जुड़ रहा है या किसी आयन के साथ जुड़ रहा है, तो जो कम से कम एनर्जी रिलीज कर रहा है उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा, तो इसको भी यहां पर लिख लीजिएगा, यानी कि हाइड्रेशन एंथैल्पी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है बेटा, तो ये हमें समझ में आता है यहां भी। ठीक है, अब यानी कि मैंने बात करी हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो डिटेल में बेटा हम 11th क्लास में पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में।
और आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों को ही हम जो है केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं और पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं क्लास 11th में, तो वहां का टॉपिक है। यहां पर बस तुमने इतना ही सही समझना है कि क्या हाइड्रेशन एंथैल्पी है और क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी, सिंपल सा समझ के आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा तो नेक्स्ट अपने पास प्रॉपर्टी है, जो थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास है वो है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इस बात को समझ लेते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट हम क्यों कहते हैं, कि डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था, तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था बेटा कि अपने पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि अगर मैं पूरी डी ब्लॉक के बारे में बात करूं तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो ग्रुप है वो ग्रुप नंबर कहां से, फ्रॉम ग्रुप थर्ड से लेकर थर्ड टू 12, ये ग्रुप अपने पास पूरा का पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है। लेकिन इस सारे को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं, मैंने पहले ही बताया था। हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहते हैं, यानी कि अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात आए तो ट्रांजिशन एलिमेंट अपने पास कहां तक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है फ्रॉम ग्रुप थर्ड से लेकर, फ्रॉम ग्रुप थर्ड से लेकर, ठीक है, फ्रॉम ग्रुप थर्ड से लेकर 11, यहां तक अपने पास जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। केवल एक ही ग्रुप ऐसा है जो 12th ग्रुप है, वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना। जो 12th ग्रुप है, 12th ग्रुप को हम क्या कहते हैं, नॉन ट्रांजिशन कहते हैं। अब इसका कारण अभी समझेंगे हम लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक। या मेटल हम बात कर सकते हैं, मेटल, क्योंकि हमें पता है कि डी ब्लॉक सारे के सारे मेटल हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट कह लो या फिर ट्रांजिशन मेटल कह लो, ऐसे भी कह सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल भी कह सकते हैं, क्योंकि अपने पास डी ब्लॉक पूरा का पूरा क्या है, मेटल है, तो हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह लिए, ट्रांजिशन मेटल कह लिए, एक ही बात है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर डी ब्लॉक को हम देखें तो तीसरे से लेकर 12वें तक अपने पास क्या है, डी ब्लॉक है। लेकिन ट्रांजिशन हम केवल कहां तक कह रहे हैं, थर्ड से लेकर 11 ग्रुप तक हम ट्रांजिशन कह रहे हैं। 12 ग्रुप को हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, उसको ट्रांजिशन कंसीडर नहीं करते हैं। वो क्यों, उसको देख लेते हैं अभी। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं बेटा ट्रांजिशन का, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहां से यहां कह रहे हैं, तो रीजन क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, इसके रीजन के बारे में अगर बात करें कि रीजन क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट का, तो इसके दो इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहला रीजन जो ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट हम केवल उन्हीं एलिमेंट्स को कहेंगे जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहला कारण यही है, उन्हीं एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कह रहे हैं विच शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं, उन्हीं को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे अगर मैंने यहां पर तुम्हें बताया बेटा, ठीक है, इस वाले पेज में अगर देखें तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट के रिगार्डिंग, यहां पर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यहां पर देखना कि स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक, अगर यहां तक बात करें स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक, तो यहीं तक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। यानी कि ये देखिएगा यहां पर स्कैंडियम की बात करें तो +2 से +3, ये +2 से +4, और इस तरह से यहां पर +1 +2 यानी कि कॉपर तक। लेकिन जिंक की बात करें तो जिंक अपने पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ही सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, इसलिए हम इसको ट्रांजिशन नहीं मानते हैं, नॉन ट्रांजिशन मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिशन का सबसे पहला वाले रीजन को फॉलो नहीं कर रहा है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा रहा है। लेकिन उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैंने यहां पर बात करें स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक, यानी कि स्कैंडियम का ग्रुप होता है 3rd और कॉपर का ग्रुप होता है 11, तो यहीं तक हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहीं तक हम क्या बोलते हैं, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट मानते हैं, ठीक है ना। अब इसमें काफी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने यहां पर बताया था तुम लोगों को अभी कि भाई ये जो स्कैंडियम है वो अपने पास ये +3 वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। +2 को ये रियरली शो करता है, इसलिए कभी कभी +2 हम नहीं भी मान सकते हैं। तो इसी के संदर्भ में यहां पर क्वेश्चन आता है, इसी से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन ये आता है
कि बताइए कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसा है जो केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, यानी कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, तो उसका जवाब जाता है स्कैंडियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि स्कैंडियम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ये +2 वाला वो रियरली दिखा रहा है, ये मैंने तुम्हें अभी बताया था, है ना। तो कभी कभी इसका केवल सीधा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मानते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन सा है जो केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा, वो स्कैंडियम है। क्यों? क्योंकि दूसरे अपने पास अगर बात करें, ये अपने पास जिंक वाले ग्रुप की बात करें, ये भी तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, वही हमारे पास स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक, ठीक है बेटा, ये बात याद रखना है। अब अगर बात करें कि आगे अगर बात करें कि यहां पर मैंने सबसे पहले ये बात बताई तुम लोगों को कि भाई अपने पास जो है ये अगर मैंने बात करी यहां पर विच शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन वाली बात ये है स्कैंडियम, ठीक है। स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो जहां पर ऐसा क्वेश्चन जहां पर तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन कभी आता है कि कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसा है कि जो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, वो है स्कैंडियम, ठीक है। जिंक को हम क्यों ट्रांजिशन नहीं करें? क्योंकि वेरिएबल नहीं दिखा रहे हैं, ठीक। स्कैंडियम +2 भी दिखाता है लेकिन रेयरली दिखाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये वाली बात जो है विच शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पहला जो रीजन है, इसका एक्सेप्शन तो हम मान लेते हैं, चलो क्या है, स्कैंडियम अपना पास इसका एक्सेप्शन है। लेकिन अगर उसके बाद दूसरा, अगर मैं इसका दूसरा कारण के बारे में बात करूं, ये दूसरा जो रीजन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। ये वाली बात काफी इंपॉर्टेंट सुन लेना बेटा। हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट मानते हैं जो क्या है, जिसकी डी सबशेल क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है ना। तो ये दूसरी बात ये है विच हैज incomplete D subshell, which has incomplete D subshell, ठीक है, जिसमें D subshell क्या है, इनकम्प्लीट। लेकिन ये बात अच्छे से समझना, which has incomplete D subshell। अब यहां पर ये D subshell इनकम्प्लीट कब? सबसे पहला यहां पर भी दो चीजें हमने याद रखना है, दो बातें याद रखनी। डी सबशेल क्या होनी चाहिए, इनकम्प्लीट होनी चाहिए, यानी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होनी चाहिए, D10 नहीं होना चाहिए, डी में जो है 10 से कम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहां पर अगर बात करें तो वो कब इनकम्प्लीट होनी चाहिए, या तो फिर उनकी कब, विच हैज इनकम्प्लीट डी सबशेल इन देयर, आइदर इन देयर जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो उनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी इनकम्प्लीट हो, या फिर किसमें हो, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। इन दोनों में क्या होना चाहिए, उनका डी इनकम्प्लीट होना चाहिए, यानी कि डी कंप्लीटली फील्ड नहीं होना चाहिए। जैसे अब हम बात करें कि भाई यहां पर अगर बात कर रहे थे बेटा, यहां पर बात कर रहे हैं इस वाले पेज में, तो अगर बात करें कि डी जो है कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, इनकम्प्लीट होनी चाहिए, तो डी इनकम्प्लीट कहां से कहां तक है, यहां स्कैंडियम से लेकर देखो, ये स्कैंडियम, ये यहां से टाइटेनियम, ये तो अगर यहां तक बात करें, यहां तक, ठीक है ना, यानी निकिल तक अगर बात करें, या फिर निकिल तक बात करें, तो यहां पर 3D8 है, तो डी इनकम्प्लीट है। यहां तक क्या है, डी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है डी, ठीक। लेकिन कब बोल रहा है वो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हमने इसका क्या कर रहा है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक क्या अपने पास डी इनकम्प्लीट है, लेकिन साथ ही साथ ये बोल रहा है वो कि या तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी इनकम्प्लीट हो, या फिर किस में हो, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। तो अगर यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई यहां पर अगर कॉपर की बात करें, तो कॉपर को हम ट्रांजिशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका डी तो क्या है, कंप्लीट है। तो सबसे पहले तो कॉपर को ट्रांजिशन कहने का मतलब यह है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +1 और +2, ये है। लेकिन दूसरा वाला कारण काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी इसको फॉलो करना चाहिए। तो इस वजह से अगर मैं बात करूं तो कॉपर की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं, चलो कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो कॉपर D10 है, लेकिन कॉपर की जब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं ना, तो उसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 और +2। इसमें अगर देखें
तो यहां पर अगर मैं बात करूं इस वाले पॉइंट के बारे में कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी डी कंप्लीट हो सकता है या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो हमने देखा भाई स्कैंडियम से लेकर निकल तक तो इनकम्प्लीट है, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कॉपर की बात करें तो वहां पर D10 है, लेकिन कॉपर का अगर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं वहां पर कॉपर का कॉमन ऑक्सीडेशन अगर स्टेट हम देखते हैं तो ध्यान से समझना बेटा इस पॉइंट को, ठीक है। कॉपर अगर मैं बोलूं 29 है, ठीक। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं करता हूं क्या 3D10 4s1, तो इस कंडीशन में देखिएगा डी अपने पास क्या है कंप्लीट है। तो डी अगर कंप्लीट है तो इसको ट्रांजिशन नहीं बोलना चाहिए सेकंड रीजन के अकॉर्डिंग। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सेकंड रीजन में क्या है कि इनकम्प्लीट डी सबसेल होना चाहिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। बोला चलो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो इसका डी क्या है कंप्लीट है, लेकिन साथ साथ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं इसकी देखूं, इस कॉपर की अगर मैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या होता है +1 और +2। लेकिन +2 की अगर बात करें तो +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कहां से जाएंगे, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन S से जाएगा, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन D से जाएगा, तो फिर क्या रह जाएगा ये 3D9 और 4s0। अब देखना बेटा यहां पर कि एक इलेक्ट्रॉन तो S से गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन D से गया। अब क्या है D यहां पर 9 बन गया है ना, तो इसकी जो +2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस वाले कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका D भी क्या रहता है बेटा, D सबशेल क्या रहता है इनकम्प्लीट रहता है, D सबशेल इनकम्प्लीट रहता है, ठीक। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये बात याद रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि भाई डी का अगर मैं यहां पर देखूं कॉपर की बात करें तो कॉपर के जो डी है, डी सबशेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, फिर भी उसको क्या हम कहते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट मानते हैं। क्यों मानते हैं, तो एक बात ध्यान रखना है कि सबसे पहला कारण क्या लिखोगे कि भाई अगर कॉपर की बात करें तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, इस वजह से ट्रांजिशन बोल सकते हैं। और दूसरी काफी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं देखूं तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका डी इनकम्प्लीट है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्योंकि सेकंड वाला रीजन ये है कि इनकम्प्लीट डी सबशेल होना चाहिए, या तो उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इनकम्प्लीट हो या फिर उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो इनकम्प्लीट हो। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो डी कंप्लीट है, लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कॉपर के देखें तो उसमें इसका डी इनकम्प्लीट है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कंसिडर एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये बात समझ में आई बेटा। तो ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट चीजें, यहां से हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज कंप्लीट हमने कर दी है, वो तीनों प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट कर दी है। देख लेते हैं कौन कौन सी 3 प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट करी है बेटा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करा है, वो अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कंप्लीट करा है, वो भी अच्छे से समझ में आ गया। लास्ट हमने जो यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ा है वो भी हमें अच्छे से समझ में आया। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ पर ये वाला पेज हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का था, ठीक है। दूसरा पेज यहाँ पर अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट से था, और इसी ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने नेक्स्ट पेज पे भी अच्छे से समझाया है कि भाई क्यों कैसे यहाँ पर जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर, और ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मेंशन करके लेके चलना बेटा अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट हमने जो है यहाँ पर पढ़ा कि कॉपर के केस पढ़े +1 वाला +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 वाली ज्यादा स्टेबल है, क्यों है, किस तरह से हाइड्रोजन एंथैल्पी, ये मैंने अच्छे से समझाया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि हम जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, किस तरह कहते हैं, उसका ये 2 कारण काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट को या तो उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, लेकिन अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है तो डी इनकम्प्लीट होना चाहिए। जैसे स्कैंडियम की अगर बात करें, स्कैंडियम का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर नहीं मानते हैं तो डी इनकम्प्लीट है, उसका 3D1 है, तो उस वजह से स्कैंडियम भी क्या है अपने पास ट्रांजिशन है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर दूसरा कारण अगर मैं लिख रहा हूं कि which has incomplete D subshell either in general electronic configuration, या तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D इनकम्प्लीट होना चाहिए या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, और जहां पर इस कॉपर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है बेटा, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया है, यहां से कोई डाउट नहीं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।